स्टूडेंट, आदाब। इस वक्त हम लोग इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हेडिंग है वो है इंडिसेस ऑफ थर्मल कंफर्ट। अभी पिछले लेक्चर में हमने इस कंफर्ट के बारे में पढ़ा था और ख़ास तौर पर इसके केमिकल कॉज के बात करें तो इसमें था कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, यानी इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का कम होना, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन। ये डिस्कम्फर्ट का कैटेगरी में आता है। यानी कि आदमी अगर ऐसा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आदमी क्या डिस्कम्फर्ट फील करेगा। फिर इसमें स्टूडेंट एक बात आपको बताना रहेगा कि वो ये था कि पार्ट की बुक में ही दिया है कि कोलकाता में इस तरह के उन्होंने तजर्बा किया था 146 कैदियों पर कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया और वेंटिलेशन कर दिया, यानी कि जो है हवा भी अंदर से आ रही है और गुजरने के लिए भी रास्ता उन्होंने खिड़की बना रखी थी। लेकिन कमरा छोटा था, तादाद ज़्यादा थी, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि हालांकि देखा जाए तो ऑक्सीजन का तब्दीली तो हो रही थी, तो वेंटिलेशन कहाँ मुहैया करा दिया था उस रूम में, लेकिन फिर भी उसमें 123 लोगों की डेथ हो जाती। तो इसका ये निकाला गया कि स्टूडेंट की सिर्फ यही नहीं काफ़ी है कि अगर ऑक्सीजन कभी कम हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, लेकिन इन सब के घटने बढ़ने से भी इंसान क्या है कि जिंदा रह भी सकता है और नहीं रह सकता है। तो स्टूडेंट हम जो है अब फिर आगे ये बताया गया हाँ कि इसमें जो है जरूरी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हेरफेर करके ही से काम नहीं बनेगा, बल्कि रेडिएंट हीट है ना, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। और इसीलिए आगे जो है इसी को मद्देनजर रखते हुए है ना साइंटिस्ट ने कुछ इंडिसेस को पैरामीटर मान करके है ना थर्मल कंफर्ट को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब थर्मल कंफर्ट है क्या स्टूडेंट? ये कह रहे हैं कि is a condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment and is assessed by subjective evaluation। ये कह रहे हैं कि जो भी पर्सन होता है, जो भी शख्स होता है ना, ये कह रहे हैं कि इसको आप कुछ चंद लफ्ज़ों में ये समझिए कि थर्मल कंफर्ट सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, यानी इस बात को महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता, ठीक है ना, कि अगर एक इंसान वेरी कर सकता है, जैसे बहुत से लोग ऐसा होता है या कि एक ही कमरे में लोग सोए हुए हैं, पंखा चल रहा है, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे ठंडी लग रही है, कुछ लोग कहते हैं गर्म लग रहा है, ठीक है। तो क्या है, जस्ट एक फीलिंग है ना, सब्जेक्टिव कंपोनेंट है, सब्जेक्ट बताएगा आदमी। और अगर किसी को पैरामीटर इसको नापा जाए तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर करेंगे द फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन द एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस ड्यू टू वेरियस इसकी क्योंकि इस चीज़ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तभी जो है इंसान क्या है एक कंफर्ट पर जो एक वो नहीं दे सकता कि मतलब 100% जैसे ये चीज़ जो है हकीकत में नहीं है। द कंफर्ट एनवायरनमेंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट। फिर भी साइंटिस्ट ने एक इंडिसेस को वजह किया था और एक के बाद एक थ्योरी भी उन्होंने दिया, फिर बाद में उसमें हेरफेर करके ये बताया गया कि नहीं। और जैसे मिसाल के तौर पर ये इंडिसेस अगर आप थर्मल कंफर्ट की बात करें तो क्या है, इसमें एयर टेम्परेचर पहले कहा जो है दर्जा हरारत, यानी क्या कि जो हवा का दर्जा हरारत है, ठीक है ना। एयर टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज। इट इज द मोस्ट कॉमनली मेजर्ड वेदर पैरामीटर। दर्जा हरारत इस बात का पैमाना है कि हवा कितना गर्म या सर्द है, ये सबसे ज़्यादा मापा जाने वाला मौसम का पैरामीटर है। लेकिन फिर भी कहते हैं इसमें ये जो जरूरी नहीं है कि जो है ना कि हवा गर्म हो या सर्द हो, उसके ज़रिए से मौसम का या ये मालूम कर जा सके कि हाँ ये जो है कि कंफर्ट उसमें आएगा। कभी कभी हो सकता है कि हवा चल रही है और
बहुत ज़्यादा गर्म है ना, और गर्मी में कभी ऐसा भी होता है कि सर्द हवा भी चलती है ना, तो क्या इसके ज़रिए से बता दिया जाए कि हाँ ये चीज़ कम्फर्ट है। उसके यानी और भी फैक्टर काम करते हैं, जैसे आगे ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी कितनी, ह्यूमिडिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो इंसान है, ठीक है ना, उसको जो वेपर है, वाटर वेपर हवा में है ना, वो कितना, अगर वो जो वेपर है अगर वो कूल होंगे, ठीक है, तो इंसान को बहुत ठंडक लगेगी। अगर वो उसमें वेपर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी का क्या काम होता है कि जैसे इंसान का जो बॉडी का जो निज़ाम मैकेनिज्म है वो उसके अंदर भी क्या मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, तो उसके बॉडी से भी पसीने खारिज होते रहते हैं, ठीक है। अब अगर ह्यूमिडिटी मौसम तो क्या पसीने जो खारिज हुए वो इन्वायरमेंट में ही आते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हो जाता है ह्यूमिडिटी है, तो क्या इंसान को कंफर्ट नहीं फील होगा, ठीक है। फिर तीसरा है कूलिंग पावर, यानी कि ये भी एक पैरामीटर है जो इंसानी जिस्म पर हवा के कूलिंग पावर यानी ठंडक के असर को मापने के लिए वजन किया जाता था। और चौथा है इफेक्टिव टेम्परेचर, यानी कि किस उस पर टेम्परेचर जो है हम ये मान सकेंगे ये इफेक्टिव है और काबिल कबूल है कि इंसान इसको ये समझे कि उस पर वो सर्वाइव कर सकता है। तो स्टूडेंट इसका जो था कि इफेक्टिव टेम्परेचर इक्वली एन आर्बिट्रेरी इंडेक्स व्हिच कंबाइंस इनटू अ सिंगल वैल्यू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये कहने के लिए एक आर्बिट्रेरी इंडेक्स था जो कि एक सिंगल वैल्यू को है ना, जो टेम्परेचर होता है उसको, उसके इफेक्ट को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया। ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट ऑन द सेंसेशन ऑफ हॉट कोल्ड फील्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक इंसान जो कि ह्यूमिडिटी को और एयर मूवमेंट को है ना, ये जो है और इंसान के जो जिस्म है, ठीक है, उनको कितना ठंडा कितना गर्म महसूस हो रहा है, इस चीज़ को आर्बिट्रेरी इंडेक्स बना करके उन्होंने जो है इसको वजह किया इफेक्टिव टेम्परेचर को। फिर इस पर उन्होंने जो है एक्सपीरियंस किया, इसका न्यूमेरिकल भी बताया और बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर इज दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ स्टिल सैचुरेटेड एयर which will induce the same sensation of the warm or cold as that experienced in the given condition। अब उसके लिए एग्जाम्पल तो मैंने बताया था कि जैसे environmental has effective temperature value 30 डिग्री सेल्सियस, it implies that the subjective sensation will the same as in saturated atmosphere of 30 डिग्री सेल्सियस with no air। फिर आगे चल के करेंगे इसमें तो ठीक है आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म आया कि जो है इफेक्टिव टेम्परेचर इज दैट इज इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। फिर मान लीजिए आपने नहीं तो चीज़ बता दी, ठीक है, कि कितना कोड है कितना, लेकिन ऐसी जगह पर इंसान है जहाँ से क्या है कि रेडिएशन ऑलरेडी हीट निकल रही है ना, ये तो कोई इंसान मिट्टी के आसपास या किसी ऐसी चिमनी के आसपास है, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को उसके अंदर नहीं आया है ना, तो उसको दूर से करके मिलेंगे। तो इसलिए जो इफेक्टिव टेम्परेचर थ्योरी ये काम में है। आगे चल के फिर इसको कहा गया नेक्स्ट है जो पांचवा वो है कैलकुलेटेड इफेक्टिव टेम्परेचर, यानी इसमें क्या क्या कि डील विद ऑल द फोर फैक्टर्स, ठीक है, जो ऊपर बताया गया, यानी क्या एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी एंड मीन रेडिएशन, इस सभी चीज़ों को द थर्मल कंफर्ट फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल। फिर ये बताया कि ये थर्मल कंफर्ट इसका अमल जो होता है, इसका फेल जो होता है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स किसी चीज़ पे फिक्स नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उसका जो मिसाल के तौर पर ये देखिए कि सीजन ऑफ द ईयर, मौसमियात की तब्दीली होती रहती है। अगर हम फिक्स करते हैं कि जो है एक की हवा कितना ही दर्जा हरारत नहीं इंसान के लिए कूल है, लेकिन और भी चीज़ें जो है, ठीक है, सूरज अगर ज़्यादा मान लीजिए हमने 20-25 दिया था, तो सूरज भी तेज दमक के आ जाए, ठीक है, तो भी इसमें क्या है कि एक इफेक्ट आएगा। और भी कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और फिर ये भी होता है कि किस जोन में कौन सा मुल्क कौन सी कंट्री वाक़ है ना, खतरस्तान या सूरज से नज़दीक कितना है वो, ठीक है, खतरे नज़दीक इलाके कितने हैं नज़दीक उसके, तो ये क्या है चीज़ें वेरिएबल्स सकते हैं करके टेम्परेचर के ताल्लुक से। और फिर इसमें बात करें तो अब जो आया वो था कि इफेक्टिव करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि फिर इसमें उन्होंने इस चीज़ को आपस में उसको जो फिजिकल रेडिएटिविटी थी ना, उसको भी इसमें शामिल करके और ये बता दिया
ना कि ऑल फोर फैक्टर है ना, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सभी चीज़ों को इन्होंने लेकर के एक पैमाना बनाया कि यही चीज़ जो है, ठीक है ना। अब करेक्टेड टेम्परेचर इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसमें एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, मीन रेडिएट हीट। और इसमें था स्टूडेंट 6 था मैकऑर्डियल्स मैक्सिमम अलाउंस फ्लूइड रेट इज बेस्ड ऑन अ चार्ट। इन्होंने एक चार्ट बनाया था साइंटिस्ट मैक्सिमम अलाउंस फ्लूइड रेट पर, और इन्होंने 4 आवर्स फ्लूइड रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीडिंग ऑफ ड्राई एंड वेट बल्ब। थर्मामीटर तरफ जो है वेट बल्ब था ड्राई, ठीक है, उसको उन्होंने मेजर करने के बाद फिर मीन रेडिएंट हीट एंड एयर वेलोसिटी अंडर डिफरेंट वर्क कंडीशंस। तो उसमें उन्होंने मालूम करने की कोशिश की कि आदमी जो है अगर ऐसी टाइम पे काम कर रहा है, जो मॉर्निंग टाइम पे वो काम कर रहा है, फिर दोपहर के टाइम पे जो काम कर रहा है, और जो है फिर शाम के टाइम, तो उन्होंने क्या किया कि उसको टाइम को है ना मेजर करने के बाद ये निकाला कि जो है कब जो है हम ये कह सकते हैं पसीने के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये कितना इफेक्टिव टेम्परेचर रहा होगा, जिससे इंसान जो है क्या है कि वो फील कर सकता है कि हाँ वो कंफर्ट में है। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको ये निकाला कि प्रेडिकेटेड फॉर एसआर मतलब स्वीट रेट ऑफ 3 इज द अपर लिमिट ऑफ कंफर्ट जोन। यानी कि अगर स्वीट रेट है ना जो किसी के इंसान का पसीना खारिज होता है बदन से, अगर 3 to 4 है ना 3 से लेकर 4.5 तक, तो जस्ट टॉलरेबल कोई इंसान ठीक है ये टॉलरेट करेगा और उसको कंफर्ट फील करेगा। लेकिन P4 SR ऑफ मोर देन 4 पॉइंट इज इंटॉलरेबल। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, इंटॉलरेबल होगा, इंसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर आइए अब इस सब चीज़ें करने के बाद फिर उसमें साइंटिस्ट ने ये बताया कि कंफर्ट जोन किस एरिया को हम कह सकते हैं कि इतना मेजर करने के बाद एक वो निकला है ना, फ़ारेनहाइट में कहिए या सेल्सियस में उन्होंने वो दिया कि इस फ़ारेनहाइट पर या इस डिग्री सेल्सियस पर हम अगर टेम्परेचर है ना, तो ये माना जाता है कि हाँ जो है effective temperature over which the majority comfort zone may be defined as the range of effective temperature over which the majority of adults feel comfortable। तो प्लेजेंट एंड कूल, जब इंसान बहुत अच्छा फील करेगा और लगे हाँ यार जैसे एसी में अगर जैसे आजकल का मौसम अगर इंसान उसको एसी में बैठता है तो 20 डिग्री सेल्सियस से लगी हुई एसी है ना या 70 80 तो बहुत आदमी फील करता है, सोचता है रिलैक्स, ठीक है ना। यानी 69 फ़ारेनहाइट 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है ये इंसान का प्लेजेंट कूल होता है, ये इंसान अच्छा महसूस करता है, अच्छा काम करता है, कंफर्टेबल एंड कूल। फिर ये 69 से 70 के दरमियान फ़ारेनहाइट है तो कंफर्टेबल एंड कूल होगा, और कंफर्टेबल है 70 80, हॉट एंड अनकंफर्टेबल 81 82, और एक्सट्रीमली हॉट 83, और इंटरनली हॉट क्या है 30 29 या 30 के जो है डिग्री सेल्सियस क्या है ये इंटॉलरेबल हॉट होता है। जो क्या चल रहा है 42 45 है ना, इससे बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त के हालात को देखते हुए और मौसमियात को देखते हुए। अच्छा उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि गर्मी क्यों पड़ रही है ना, इसके कंट्रोल क्यों नहीं ना। तो आइए इस हम लोग जो बात करेंगे एयर पोल्यूशन पे है ना, तो उसमें हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो फिर हम उसमें डिटेल से जानेंगे कि मतलब क्यों ऐसा होता जा रहा है कि डे बाई डे क्या है मौसम में तब्दीली आती जा रही है, और जो है जो ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता ही जा रहा है ना, कम नहीं हो रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।